दोस्तों आज एक बार फिर आया हूँ शहीद स्मारक हुसैनी वाला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फिरोजपुर से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर। मेरा काबा भी यही, मेरी काशी भी यही। क्यों? क्योंकि यहाँ शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि है, बटुकेश्वर दत्त की समाधि है, माँ विद्यावती की समाधि है। और मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ हैं मेरे मित्र हरीश बाली जी। नमस्कार। वीज़ा टू एक्सप्लोर बड़ा पॉपुलर यूट्यूब चैनल है इनका। इनको भी यहाँ आना था, मुझे भी आना था, तो दोनों हम यहाँ आए हैं। श्रद्धांजलि देंगे, उन वीर बलिदानियों को नमन करेंगे। तो हरीश जी कैसा लग रहा है यहाँ आके? मैं सच बताऊं तो मेरे को इस बार बहुत ज़्यादा खुशी है आज से 7 साल पहले वाली बात के मुकाबले में, क्योंकि हाँ। तब मैं यहाँ आया था, मैं समाधि में दर्शन करके गया। हाँ। तो आज मेरे को खुशी इस बात की है कि आपकी कंपनी में बहुत सारी हिस्ट्री भी यहाँ के समझ लूँगा। तो एक तरह से मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जी जी, ये देखें ठीक सामने वो जो समाधि हम देख रहे हैं ना, हाँ जी। ये है क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त की समाधि। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता सकते हैं कि ये रहने वाले थे बिहार के? हाँ जी, तो हाँ उनकी समाधि यहाँ कैसे बनी? हाँ, मज़ेदार बात है। मूलतः तो ये बंगाल के रहने वाले थे, पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ, आज़ादी के बाद बस गए पटना में। ये बीमार हुए और 1964 में दिल्ली में ये एडमिट हुए, एम्स में ये थे, और 20 जुलाई 1965 को इनका देहांत हुआ। उससे पहले इनसे जब इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इनसे कहा कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि इतना सा करना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अंतिम संस्कार वहीं करना जहां मेरे 3 साथी, जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सोए हैं। तो फिर इनकी उस अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए 21 जुलाई 1965 को इनका अंतिम संस्कार यहाँ हुआ, यहाँ इनकी समाधि बनी। माँ विद्यावती, भगत सिंह की माँ विद्यावती, उनको ये अपनी माँ मानते थे, वो भी वहाँ एम्स में इनके साथ ही थी, महीनों इनके साथ थी, तो वो भी साथ आई थी। तो यहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ उनकी समाधि है, हम यहाँ पुष्पांजलि कर लेते हैं। हाँ जी। मुझे लगता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर ना डीप हिस्ट्री हो, वहाँ पर ना रिटन हिस्ट्री इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में होनी जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर उनकी समाधि है, हाँ आपने एम्स वाली बात के बारे में बताया, हाँ। पंजाब चीफ मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि हम आपके लिए हाँ, कुछ कर सकते हैं। हाँ। ये सारी बातें अगर मैं अकेले आता हूँ मुझे कैसे पता लगती? ठीक बात, ये सब कुछ यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए। गाइड भी हो जो टूरिस्ट को बता सकें, और इसके अलावा सही कह रहे हैं बिल्कुल, ऐसे बोर्ड्स पे लिखी हो उनकी कहानी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्यों वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर इनसे मिलने गए, क्यों, क्या किया था इन्होंने ऐसा। तो वो उनका जो रिवोल्यूशनरी लाइफ थी, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया, वो वाकई दिखाया जाना चाहिए यहाँ। सही बात है। अब यहाँ हम चल रहे हैं, आगे समाधि है। हाँ जी। ये कॉमन समाधि, एक समाधि है उन तीनों बलिदानियों की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। असल में ये नाम अब तीनों साथ ही लिए जाते हैं, है ना। हाँ इकट्ठे तीनों को फांसी हुई, और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ उनके शवों को जलाया था 23 मार्च 1931 की रात को। तो यहाँ अपन श्रद्धांजलि कर लेते हैं, पुष्पांजलि कर लेते हैं। हाँ जी। यहाँ ये ज्योत हमेशा जलती रहती है। लाहौर में फांसी हुई सेंट्रल जेल में, शाम का समय 7 बजे उनको फांसी दी गई। हालांकि लोगों को इम्प्रेशन ये था कि 24 की सुबह होगी, फांसी शाम को होती भी नहीं थी, सुबह ही दी जाया करती थी। तो सबको ये था, 23 को परिवार को बुलाया गया था अंतिम मुलाकात के लिए। तो उससे लोगों को कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी कि 24 को फांसी देने वाले हैं, पर जब अंतिम भेंट के लिए परिवार को बुला लिया 23 मार्च को, बात हम लाहौर की कर रहे हैं, लाहौर की, तो ये इम्प्रेशन गया कि 24 की सुबह फांसी दी जाएगी। और 23 मार्च को भाई साहब बड़ी ही अनोखी घटना घटती है, दिल को छूने वाली। परिवार मिलने आया, माता पिता सरदार किशन सिंह, माँ विद्यावती, दादा सरदार अर्जुन सिंह, दादी जय कौर, दोनों चाचियाँ हरनाम कौर, हुकुम कौर, भाई बहन। जब पिताजी सरदार किशन सिंह अंदर गए जेल एडमिनिस्ट्रेशन से बताने, वो लिस्ट ये आए हैं, तो उन्होंने माता पिता और भाई बहन के अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी, कि ना दादा मिल सकते, ना दादी, ना चाचियाँ। पिताजी निराश हुए, बाहर आके जब बताया, सब खड़े थे,
कि वो कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, उनकी माँ जा सकती हैं, भाई बहन, दादा दादी चाचियाँ नहीं। तो देखें परिवार का निर्णय। माँ विद्यावती का कलेजा देखिए, मैं भारत माता कहता हूँ माँ विद्यावती को। माँ विद्यावती कहती हैं कि यदि हरनाम कौर को भगत सिंह से मिलने की इजाजत नहीं, हुक्म कौर को भगत सिंह से मिलने की इजाजत नहीं, अगर भगत सिंह इनका बेटा नहीं जिनकी गोद में खेल के बड़ा हुआ, जिन्होंने हाथ से रोटियां बना के मुंह में निवाले डाले बचपन में, प्राइमरी तक तो गांव में रहे भगत सिंह, बंगा में, वहां चाचियों के पास थे, माँ पिताजी तो लाहौर में थे, और उनकी अपनी संतान नहीं थी दोनों चाचियों की, कि आज ये अंग्रेज बताएंगे कि भगत सिंह इनका बेटा नहीं, अगर इनका बेटा नहीं तो विद्यावती का भी नहीं, मैं भी नहीं मिलूंगी। अच्छा जी। भाई साहब कोई नहीं मिला था आखिरी दिन। ये 23 मार्च 1931 सुबह की बात हो रही है। जी हाँ, जी हाँ। निर्णय ले लिया कोई नहीं मिलेगा भगत सिंह से। उस माँ का कलेजा देखो कितना बड़ा है। उन माँ की समाधि भी यहीं है, चलेंगे हम। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ कहानी खत्म नहीं, शुरू हुई मेरे भाई। जब ये पता चला सुखदेव की माँ रल्ली देवी को, वो भी तो आई हुई थी अपने बेटे से मिलने। हाँ जी। और पता चला राजगुरु की माँ पार्वती बाई को, जो पुणे से आई थी अपने बेटे से मिलने अंतिम भेंट के लिए, जब उनको पता चला कि भगत सिंह की माँ अपने लाल से नहीं मिल रही है, उन दोनों माओं ने भी निर्णय लिया कि हम भी नहीं मिलेंगी। उस दिन भाई साहब ना सुखदेव की माँ मिली सुखदेव से, ना राजगुरु की माँ मिली राजगुरु से, भगत सिंह की माँ नहीं मिली भगत सिंह से। अच्छा जी। हाँ, ये देखिए पारिवारिक परंपरा, सामाजिक परंपरा, भारत की वो जो ऊंची परंपरा है ना, ये उसका कैसा दिव्य उदाहरण था। कोई नहीं मिला उसने। बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो जब वहां निर्णय लिया गया कि हम नहीं मिलेंगे, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो ये तो मिले नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा थी जेल के बाहर। अब ये सब खड़े हैं, हजारों हजारों लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अच्छा, सबको इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि फांसी कल होने वाली है। हाँ, क्योंकि अंतिम भेंट के लिए परिवार बुला लिया, इसका मतलब अब कल फांसी हो जाएगी। और हजारों की भीड़ सेंट्रल जेल के बाहर। सरदार किशन सिंह आजादी के बहुत बड़े सिपाही थे पिताजी, उन्होंने कहा कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। ये हजारों की भीड़, ये हजारों नौजवान जो इकट्ठा हो रखे हैं, ये इतने आंदोलित हैं, अगर जरा सी कोई बात हुई ये इस जेल पे हमला कर देंगे उनको छुड़ाने के लिए। और ऐसी कोई बात हुई जिसको फिर हम रोक भी नहीं पाएंगे। एक भगत सिंह लेने आए हैं, हजारों देने पड़ेंगे, चलो चलते हैं। सरदार किशन सिंह ने ये कहा और परिवार चल पड़ा। सुखदेव की माँ भी, राजगुरु की माँ भी, सब चल पड़े वहां से जेल के आगे से। और वो हजारों हजारों की भीड़ उनके साथ साथ चल रही है। इकट्ठे रहे, शाम को वहां मीटिंग हो रही थी। जब शाम को फांसी दी गई और जब ये सूचना वहां पहुंची मीटिंग में सरदार किशन सिंह के पास, एक दैनिक मिलाप अखबार होता था, उस अखबार के ऑफिस में बैठे थे कुलतार सिंह जी, भगत सिंह के छोटे भाई, 11-12 साल की उम्र थी। तो वहां दैनिक मिलाप के दफ्तर में फोन आया कि फांसी हो गई है। कुलतार सिंह दौड़े दौड़े गए जहां मीटिंग हो रही है, वहां जाके कान में पिताजी से कहा कि पिताजी फांसी हो गई है। पिताजी ने लोगों को संभाला, समझाया कि भाई मैं लाश लेने जाता हूं, आप प्लीज मेरे साथ ना चलें, घर घर जाओ। एक भगत सिंह के बदले में 1000 भगत सिंह नहीं दे सकता। पर लोग कहाँ मानते हैं, भीड़ उनके साथ गई। वहां गए तो दरवाजे जेल के बंद, किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया गया। और जो इनके पिताजी थे, हाँ, उनको क्या बोला गया? आपको अंदर जा ही ना सके वो। अच्छा, वो बाहर इंतजार ही कर बाहर ही हैं वो। तो वो फिर वहां से ट्रक में तीनों की डेड बॉडीज को लेके लाहौर से चले। कसूर एक कस्बा है यहाँ से, मेरे ख्याल में 12-15 किलोमीटर ही होगा। वहां से होते हुए, ये बड़ा बिजी रोड हुआ करता था, लाहौर से फिरोजपुर होते हुए दिल्ली का रूट था ये। तो पुराने समय में यहाँ ट्रेन भी शायद? हाँ जी बिल्कुल, ट्रेन भी थी। तो यहाँ फिर सतलुज इधर बहती है, यहाँ अंग्रेजों ने लाके चोरी से रात को उनका अंतिम संस्कार किया। अंग्रेज तो ये कहते हैं, उन्होंने जो बाद में अनाउंस किया कि जी हमने कसूर से एक ग्रंथी लिया, एक हिंदू प्रीस्ट लिया और उनसे हमने विधिवत हिंदू और सिख परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया था। लेकिन प्रमाण तो कुछ और ही बताते हैं। प्रमाण ये कि मिट्टी का तेल से जलाई गई थी वो लाशें, वो उसकी वो बदबू, क्योंकि रात को लोग आ गए यहाँ, जब लाशें जलती दिखी, रोशनी हुई इतनी, तो आसपास ऑब्वियसली पास में गांव भी हैं,
तो लोग आ गए और ये खबर जब लाहौर में हो गई कि एक ट्रक में लेके निकाल के ले गए हैं और इस रूट पे गए हैं, तो मेरी प्रोफेसर जगमोहन सिंह से बात हो रही थी। उन्होंने, वो भगत सिंह जी के भांजे हैं, बीबी अमर कौर के बेटे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा, क्योंकि उनकी माँ बीबी अमर कौर भी यहाँ आई हैं फिर, तो मैंने कहा कैसे कैसे क्या हुआ था। तो उन्होंने जो बताया वो ये कहते हैं कि लाला लाजपत राय की बेटी थी पार्वती देवी उनकी, तो वो पार्वती देवी, एक पार्वती बाई का मैंने भी जिक्र किया जो राजगुरु की माँ है, ये पार्वती देवी लाला लाजपत राय की बेटी हैं। लाला लाजपत राय स्कूल भी वहाँ उन्होंने चलाए, कॉलेज भी खोले, उनके स्कूल की बस थी, उसमें पार्वती देवी भी थी, उनकी बेटी, और बीबी अमर कौर भगत सिंह जी की बहन और कुछ लोग। तो वो भी रात को ही पहुँच गए फिर यहाँ, और जब तक वो लोग आए हैं और यहाँ फिरोजपुर से आसपास से लोग आए, तो वो तो अंग्रेज तो भाग गए, उनकी अध जले शवों को नदी में फेंक के। अब जल्दी में जब आप भाग रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो सारे फेंके भी नहीं गए, कुछ फेंक दिए, कुछ रह गए। तो वो लोग जब आए हैं तब उन्होंने उन टुकड़ों को या अध जली अस्थियों को उन्होंने समेटा और अगले दिन फिर ले जाके रावी के तट पे लाहौर में अंतिम संस्कार किया था। तो कोई रीजन है कि अंतिम संस्कार फिर दोबारा लाहौर में किया? वहाँ वो इसलिए कि लाहौर, वहाँ रहते थे, हाँ, कर्म भूमि थी, लाहौर राजधानी थी पंजाब की, पॉलिटिकल कैपिटल थी, और हर तरह से लाहौर तो प्रमुख शहर था, तो वहाँ हुआ। और एक थे भगत सिंह के स्कूल के साथी थे जयदेव गुप्ता, वो भी आए थे यहाँ पे। वो ये बताते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी दिल्ली को। वो ये कहते हैं कि जब हमने वो बची हुई अस्थियां वहाँ समेटी है ना, तो एक 4 आर्म की हड्डी थी और वो ऐसे डायगनली कटी हुई थी कि नॉर्मल कोर्स में अपने आप टूटेगी तो इस तरह नहीं टूटेगी, तो ऐसा लगता है कि उनके शवों को काटा गया। अच्छा, ये उनका ऐसा कहना है, तो अब ये भी माना जाता है। ये देखें भाई साहब, 3 बस्ट हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। यहाँ 1968 में ये शहीद स्थल डेवलप किया गया था, इनॉग्रेट हुआ था 1968 में। 1971 की जो भारत पाक युद्ध हुआ ना, उसमें पाकिस्तान ने इस जगह को कैप्चर कर लिया था। हालांकि बड़ी बहादुरी से लड़ाई हमारे सैनिकों ने लड़ी थी, उसको अभी हम दिखाएंगे चलते हुए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो फाइनली दे मैनेज्ड टू कैप्चर दिस प्लेस, और यहाँ 3 जो बस्ट पहले जो लगे थे 1968 में, उनको वो उखाड़ ले गए थे, ये बाद में नए लगाए गए। ये बात हो रही है 1965 वॉर की। 71, 65, देखिए ये भी एक मजेदार बात है। अच्छा, 1971 वॉर में पाकिस्तान यहाँ तक आ गया था। 47 में तो ये जगह हमारे पास थी नहीं, भारत आजाद हुआ, ये जगह अपने पास नहीं थी। सतलुज के उस पार थे हम, तो इस पार पाकिस्तान था। और ये जो हुसैनी वाला हेडवर्क्स है सतलुज नदी के ऊपर, ये जो वाटर वर्क्स बना है ना, ये वाटर वर्क्स हमारे कंट्रोल में था। और इस वाटर वर्क्स से ये सतलुज गई, इससे अगर हम डाउन स्ट्रीम की तरफ मुंह करके खड़े हों तो बाएं तरफ नहरें निकल के भारत की तरफ जाती थी, और दाएं तरफ नहर निकलती थी, दीपालपुर कैनाल नाम था, वो पाकिस्तान में जाती थी। अब इस नदी में जो बैराज बना हुआ है, उस पे जो गेट्स हैं उनको ऑपरेट करना है, वहां रीडिंग लेनी है गेज से कि कितने क्यूसिक हमने पानी छोड़ा है, कितना छोड़ना है। तो वो ऑपरेट करने के लिए तो आपको इधर भी आना पड़ेगा, नदी के इस पार 100 मीटर आगे ऐसा कुछ, और नदी के इस पार पाकिस्तान। तो वो एतराज करता था, उनके पूछे बिना जा नहीं सकते थे। बल्कि 1956 में यहाँ पे लड़ाई हुई दोनों के बीच में, स्कर्मिश हुई, उसमें भी कुछ शहादतें हुई, वो भी हम दिखाएंगे बाद में। तो ये झगड़ा 1947 से चल रहा था। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, 6 पंजाब की 6 नदियों में से 3 पाकिस्तान के हिस्से चली गई। आपका इंडस यानी कि सिंधु, झेलम और चनाब, और नीचे वाली ये 3 रावी, व्यास और सतलुज, ये भारत के हिस्से में आ गई। तो जब ये नदी हमारे हिस्से में, इसका सारा पानी हमारे हिस्से में, तो इधर ये पाकिस्तान की ओर जाने वाली दीपालपुर कैनाल का क्या मतलब। तो फिर ये झगड़ा भी मिटे, इसके लिए ये एरिया, एक गांव भारत को हमने 1962 में दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, ये जगह हमारे पास आ गई। और इसी सतलुज पे आगे जाके एक सुलेमान की बैराज आता है, वो पाकिस्तान के पास था। सुलेमान की बैराज आता है फाजिल्का के पास। हाँ जी फाजिल्का के पास, बिल्कुल। हाँ। तो उस पे वो बैराज वो पाकिस्तान के पास था, लेकिन दूसरी तरफ भारत था।
तो वहां उनको दिक्कत होती थी। तो 1962 में समझौता हुआ, उसमें 12 गांव भारत ने वहां पे पाकिस्तान को दिए, एक गांव यहां हमें मिला। तो अगर वैसे देखा जाए तो एक गांव हमें मिला और 12 गांव हमने दे दिए, ऐसा लगता है कि समझौता गलत हुआ। लेकिन यहां समाधि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 100 गांव भी कम है इस जगह के बदले। तो एक किसी कवि ने 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, कवि लिखी, कहता है, दूर फेंक दो तुलसी दल को, तोड़ो गंगा जल प्याला। दूर फेंक दो तुलसी दल को, तोड़ो गंगा जल प्याला। दुआ फातिहा दान पुण्य का मरे नाम लेने वाला। मेरे मुंह में अरे डाल दो एक उसी सतलुज का घूंट, जिसके तट पर बनी हुई है भगत सिंह की वधशाला। तो जहां उनका संस्कार हुआ वो सम्मानजनक ढंग से हुआ था कि गैर सम्मानजनक ढंग से हुआ था? जहां उनका संस्कार हुआ, जहां उनकी समाधि है, वो जगह तो भाई साहब उसका कोई मोल थोड़ी लगा सकते हैं। बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है। तो यहाँ माल्यार्पण कर लेते हैं हाँ हम जी, तीनों बस। हाँ जी। शहीद भगत सिंह बचपन में खटखट कलां रहते थे पंजाब में? नहीं, खटखट कलां इनका पैतृक गांव है। इनके पिता, चाचा, दादा, उनका गांव है। खुद यहाँ बचपन में नहीं इनका रहते थे? जन्म हुआ बंगा, वो गांव लायलपुर के पास होता था, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब तो लायलपुर को भी उन्होंने फैसलाबाद नाम दे दिया। इनका जन्म वहां हुआ। अच्छा। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज सरकार ने ही एक कैनाल कॉलोनी डेवलप की थी उधर वेस्ट पंजाब में। वहाँ जंगल काट के किसानों को ज़मीन की, जंगल काटें और खेती करें, उसके लिए ज़मीनें लीज पे दी थी। तो इनके परिवार को भी एक मुरब्बा 25 एकड़ का मिला था, इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह को। इधर ही ईस्टर्न पंजाब के किसान वहाँ गए थे, तो ये वहाँ चले गए थे 1900 में। 1907 में फिर वहीं पे इनका जन्म हुआ, चक नंबर 105 बंगा। बंगा। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी ने हाँ जी अपने जीवन का ज्यादा समय कहाँ पे बिताया? हाँ, देखें, भगत सिंह और सुखदेव का तो कह सकते हैं लाहौर बड़ा हिस्सा। राजगुरु घर छोड़ के आ गए थे, वो बनारस में रहे ज्यादा समय। बनारस में वो संस्कृत पढ़ रहे थे। और वैसे तो फिर उसके बाद जब ये क्रांति की राह में आ गए तो फिर तो ठिकाना था ही नहीं, आज यहाँ और कल वहाँ। तो खटखट कलां में जहाँ पे शहीद भगत सिंह का पैतृक घर पुश्तैनी है। घर है, हाँ जी, हाँ जी। आते तो होंगे बीच बीच में? हाँ, वहाँ जो जमीन थी खेती की, उस जमीन को जोतते थे, खेती वहाँ होती थी। दादा सरदार अर्जुन सिंह का बार बार आना जाना होता था, और बचपन में अपने दादा के साथ तो गए हैं ना, कई बार गए। बाद में आजादी के बाद परिवार वापस वहीं जाके उसी घर में रहा। माँ विद्यावती, पिता सरदार किशन सिंह वहीं रहे। ये देखें, ये तीनों की प्रतिमाएं हैं और हाथों में हाथ। जिंदाबाद। फिर से मेरा हाथ तो नीचे रह गया। जिंदाबाद। इनकलाब के प्रहरी हैं ये। वैसे ना मैं सोचता हूँ कि जब इनको फांसी लगी, हाँ जी, तो इनकी उम्र शायद 22 साल या 23 साल थी। भगत सिंह 23 के, सुखदेव 23 के, राजगुरु 22 के। मतलब इतनी कम एज के अंदर इन्होंने देश में वो कर दिखाया जो हाँ, आज की जनरेशन जब सोचती है तो उनको लगता है, बताओ इतनी यंग एज में, भाई जब साहब, लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस समय इन्होंने देश के लिए क्या काम कर दिया। मैं 58 का हो गया, मैंने देश के लिए क्या किया? सारी उम्र अपने पेट के लिए ही तो निकल गई ना। ये तो सच्चाई है ना। सच्चाई। काफी वैसे ये भी कह सकते हैं हम, शहीद भगत सिंह खास तौर पे एज ए लीडर, हाँ, काफी लोग इनको एज ए लीडर मानते हैं, तो बहुत विजनरी भी थे। देखें जी, उसका तो मुकाबला ही नहीं, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 23 वर्ष की आयु तक उस व्यक्ति का जो अध्ययन था ना,
इतना विराट अध्ययन है और पढ़ने का ऐसा जुनून कि इनके साथी इनको चलती फिरती लाइब्रेरी कहते हैं। अच्छा, काफी रीडिंग करते थे। इनके कुर्ते की बड़ी बड़ी जेबें हैं, उनमें किताबें हैं, जेबों में किताबें रखते हैं। कोट हालांकि फट गया था वो अलग बात है, पर उस कोट को जिसको पहने हुए हैं, खादी का ही कोट, बड़ी बड़ी जेबें किताबों से भरी हैं। इनके पास पिस्तौल होना हो, किताबें जरूर होती थी। आज भगत सिंह को वो पिस्तौल के साथ दिखाते हैं, वो असली भगत सिंह पिस्तौल वाला नहीं है। भगत सिंह बहुत बड़ा विचारक है, बहुत बड़ा आदर्श दे के जाता है। वो 23 साल की उम्र में सोच जिस बुलंदी पे थी उनकी, 23 साल की उम्र में तो बड़े बड़े जो युगांतरकारी लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका वो जीवन शुरू नहीं होता जहां वो इस पीक पे पहुंच गए। विराट अध्ययन है हर विषय पे। वो इकोनॉमिक्स क्या, वो फिलॉसफी क्या, वो हिस्ट्री क्या, वो लिटरेचर क्या, कौन सा विषय है जिस पे वो अध्ययन नहीं करते और कौन सा विषय है जिस पर वो बात नहीं करते। वो कौन सा विषय है जो देश के सामने तब था या आज है और इस पर भगत सिंह ने अपनी बात ना कही। आप कोई विषय कहें कि इसके बारे में भगत सिंह ने कुछ कहा है क्या, मिलेगा आपको। एक पत्र में किताबें मंगवा रहे हैं, जेल में है, सेंट्रल जेल लाहौर में। जयदेव गुप्ता बचपन के मित्र, उनको उस लेटर में, इंग्लिश में पत्र है, किताबों की लिस्ट दे रहे हैं। 10 किताबें तो अपने लिए बता दी कि ये 10 किताबें तो ये मेरे लिए लेके आए। और वहीं नहीं रुक जाते, कहते हैं बोस्टल जेल में जहां इनके बाकी साथी थे, कि बोस्टल जेल में किताबों की भारी कमी हो रखी है और वो अभी तक वहां किताबें नहीं पहुंचाई गई, नाराज हो रखे हैं। और कहते हैं मैं अगली बार जब जाऊं, संडे को इनका बोस्टल जेल जाना होता था, जो पुलिस अपनी कस्टडी में लेके जाती थी कि ताकि ये मिलके अपने केस की तैयारी कर सके। हालांकि केस लड़ा भी नहीं इन्होंने। तो ये उनके पास किताबों की कमी ना हो इसकी चिंता भगत सिंह कर रहे हैं। और जयदेव गुप्ता को लिखते हैं, जब मैं अगले रविवार को जाऊं तब तक किताबें वहां पहुंच जानी चाहिए। मतलब सच बताऊं तो मेरे लिए ना बहुत बड़ी न्यूज़ है। मेरे को खुद को कभी नहीं मालूम था आज तक कि भगत सिंह जी के जीवन में रीडिंग इतना हैवी थी और खुद तो पढ़ते थे, साथ में चाहते थे लोग भी पढ़े, दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं। जेल में उनके लिए किताबें आए, इस बात की व्यवस्था भगत सिंह। इसी से हमें इशारा मिल रहा है ना कि मतलब लर्निंग के तौर पे मेरे को आइडिया हो रहा है कि जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत आपका विजन वाइड हो जाता है। पता लगता है कि हमारे गांव से बढ़कर देश में क्या हो रहा है। यस। और वो पूरी दुनिया की बात कर रहे थे। कैसरे हिंद ब्रिज का ये हिस्सा है। हाँ जी। इससे ट्रेन भी गुजरती थी और मोटर भी, रोड भी था। ये अभी इसका एक हिस्सा बचा है, इसको देखेंगे। और एक खास बात ये देखें आप, इसके सरफेस पे देखिए, ये निशान देख रहे हैं, ये टैंक के गोलों के निशान है। वहां गोला लगा, वहां गोला लगा, उधर गोले लगे और उसके स्प्लिंटर्स भी लगे हैं साइड में, जो छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ये स्प्लिंटर्स के निशान है। 1971 में इस जगह पे यहाँ ऊपर हमारे जवान बैठे थे LMG सेट करके, और 3 तरफ से दुश्मन ने हमला किया। पीछे की तरफ सतलुज नदी, तो पीछे तो वो पीछे से तो नहीं आ सकते थे, 3 तरफ से वो खुला था, उन्होंने अटैक किया। तो यहाँ जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हाँ बेसिकली ये बॉर्डर एरिया ही है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम एकदम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो हम मेरे ख्याल से 400 मीटर दूर होंगे। हाँ, इतना ही मान ले, 400 नहीं तो इधर से 600 मान ले, 600 मीटर के आसपास दूर होगा। तो एक नियरेस्ट पॉइंट है 600 मीटर जो इस तरफ हुआ है। हाँ जी। राइट साइड वाला कितना? थोड़ा सा दूर, ये थोड़ा सा और 2 किलोमीटर। हाँ जी, ऐसा ही मान ले। तो 3 तरफ से अटैक हुआ। ये इस पे निशान आप इधर से देख रहे हैं ना, मैं आपको इसके पीछे और साइड में भी दिखाऊंगा, जो इस बात का प्रमाण है कि 3 तरफ से अटैक हुआ। 3 साइड में इसके ऊपर। तो प्रदीप जी एक चीज बताइए, वो इस बिल्डिंग पे क्यों अटैक कर रहे थे? इसके ऊपर हमारा जवान बैठा है, LMG सेट किए, और वहां से वो दुश्मन पे फायर कर रहा है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने इस पे अटैक किया। ये देखें, हम ऊपर आ गए हैं कैसरे हिंद ब्रिज के इस हिस्से के ऊपर। ये टावर हैं दोनों तरफ। ये पुल था, सामने देखें वो पिलर, ये सतलुज नदी के ऊपर पुल। यहां से ट्रेन जाती थी, यहां से मोटर जाती थी, और इसके ऊपर हमारी LMG सेट थी, जिस पे उधर से फायर हुए। ये स्प्लिंटर्स के निशान यहां भी देखें आप। तो नीचे चलेंगे तो इधर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है वहां से फायरिंग हो रही है, यहां से हो रही है, तभी तो यहां पे आ रहा है ना? नहीं, इसके पीछे भी उधर से आ रही है। तो यहां आप देखेंगे कि सतलुज कुछ हिस्से में पाकिस्तान में से बहती है, तो इसके उधर भी पाकिस्तान, वहां से इस पीछे इसके ऊपर गोले बरसे हैं।
उधर से गोले बरसे हैं और सामने हम देख के आए हैं। अच्छा जी। वो निशान अब नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमारी LMG सेट थी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो पुराने समय में स्प्लिंटर्स हाँ जगह जगह, ये देखें जी, हाँ जी, ये देखिए आप, एक ये मिनट, देखें ये गोला, एक ये मिनट गोला कहाँ से आया होगा? उधर से आया होगा। हाँ जी, हाँ जी। नीचे चलते हैं, माता जी की समाधि हाँ पे जी। पुष्पांजलि करेंगे। ये देखिए जी, ये वार मेमोरियल 15 पंजाब, 3 दिसंबर 1971 को यहाँ पे एपिक बैटल हुई। हमारे गिनती के नौजवान थे वो 15 पंजाब के, और नायक सुरजीत सिंह ऊपर यहाँ मशीन गन लगा के बैठे थे, और दुश्मन को वो उन्होंने जो थका रखा था, छका रखा था, 3 तरफ से उनके ऊपर अटैक हुआ। और ये जो हम देख रहे थे जगह जगह निशान, ये बम के जो गोले उन्होंने बम फेंके उन्होंने टैंक से, तो 3 तरफ इसमें निशान हैं। ये मेमोरियल है उनका। बहुत बड़ी बात है, मतलब इमेजिन करने वाला सीन है कि हाँ। 3 तरफ से टैंक के थ्रू बॉम्ब फेंके जी जा हाँ, रहे जी हैं हाँ। और आप यहाँ ऊपर यहाँ- मशीन गन से हाँ तीनों तरफ नजर रखे। जी जी जी, यहाँ वो बहादुर नायक सुरजीत सिंह, बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो लड़ा जिस बहादुरी से है। ये देखें इधर, तो सर यहाँ से कैसे किया, मैं वो सोच रहा ये हूँ क्योंकि ये तो पीछे तो पाकिस्तान है अच्छा ना, क्योंकि बॉर्डर इस तरफ। नदी तो उधर चली गई, अच्छा तो 3 तरफ से मैं वही बता अच्छा, रहा वो हूँ ना। वहां से एम कर रहे हैं तो इधर हिट कर रहे हैं। हाँ, वहां से मार रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, उधर भी हैं, देखेंगे आप। समाधि पंजाब माता, माँ विद्यावती की समाधि। तो शहीद भगत सिंह की जो माता जी माँ विद्यावती, उनकी हाँ। समाधि यहाँ पर है। आपने बताया ना कि वो 47 के बाद खटखट कला जी हाँ, रहते थे, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उनकी समाधि यहाँ क्यों? हाँ, इनका देहांत हुआ 1 जून 1975 को। ये दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट थी। हाँ जी। इनकी भी अंतिम इच्छा ये थी कि जहाँ मेरे 4 बेटे सोए हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, मेरा भी अंतिम संस्कार वहीं कर देना। तो फिर 1 जून को देहांत हुआ। 2 जून की सुबह इनकी शव यात्रा दिल्ली से चली। हजारों की भीड़, हमने वो वीडियो भी, ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर रखा है। तो वो आई 2 की रात चंडीगढ़ में ही वहाँ, और 3 की सुबह वहाँ से खटखट कलां होते हुए यात्रा फिर यहाँ पहुँची। तो 3 जून 1975 को माँ विद्यावती का यहाँ अंतिम संस्कार हुआ। हाँ जी, यहाँ माँ की समाधि है, यहाँ भी पुष्पांजलि कर लेते हैं। हाँ जी। ये देखें भाई साहब, ये 3 भाषाओं में माँ विद्यावती और उनके बच्चों के नाम हैं। यहाँ पे 9 बच्चे थे माँ विद्यावती के। बड़े जगत सिंह 11-12 साल की उम्र में वो चले गए थे। फिर भगत सिंह, कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह, रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, बीवी अमर कौर। वैसे बीवी अमर कौर यहाँ आती हैं, भगत सिंह के बाद उनका जन्म हुआ था। ये लड़के इन्होंने पहले दिखा दिए। बीवी अमर कौर, बीवी सुमित्रा, बीवी शकुंतला, 3 बेटियाँ थी। और एक चीज़ देखें यहाँ पे, यहाँ इन्होंने 1974 लिखा हुआ था तीनों में, कि 1974 अच्छा, को बाद में माँ करेक्ट का किया। स्वर्गवास हुआ। अच्छा। यहाँ जो पहली बार मैं आया हाँ, और ये देखा मैंने, तो मैंने कहा तो गलत लिखा हुआ है, तो 75 था। अच्छा यहाँ डिप्टी कमिश्नर होते थे कमल किशोर यादव जी। अच्छा। तो उनसे मैंने कहा जी ये इसको थोड़ा ठीक करवा लें। तो फिर इन्होंने ऊपर 5 करवा दिया। पत्थर वही रखा, उसी के ऊपर 5 भी कर दिया। अब 4 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। हाँ। तीनों में ही देखेंगे आप, ऐसे ही। हाँ। मैं इंडिया में जगह जगह ट्रैवल करता हूँ तो एक ना कमी मेरे को महसूस होती है, हाँ। जो यहाँ पर भी आके महसूस हो रही है। जैसे अभी हम पंजाब माता के समाधि स्थल पे आए, हमने दर्शन करे, आपने उनके जीवन के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप उनका नेचर, कैरेक्टर, सोच, बलिदान, ये सबको कंबाइन करो तो एक इंस्पिरेशन मिलती है हमें। ठीक बात है। अब सवाल ये है, आपने बताया, हमने सुना, उस बात को महसूस किया, लेकिन एक आम टूरिस्ट
जब यहाँ पे आता है वो कैसे हाँ। समझेगा ना, इन्होंने कुछ लिखा है इन्फॉर्मेशन, हाँ। जैसे कर सकते हैं ना होना चाहिए, इंग्लिश में, बिल्कुल, हिंदी में, बिल्कुल, पंजाबी में लिखो, बिल्कुल, लोग बिल्कुल बैठे और वो समझे ना व्हाट्स इन इट फॉर मी, मैं क्या कैसे इंस्पिरेशन लेके जाऊं। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज्यादातर जगह इस तरह की कमियां मिलती हैं। हाँ जी। अब देखें जी, आपने कहा पंजाब माता, बिल्कुल सही कहा। वर्ष 1973 में पंजाब सरकार ने उनको पंजाब माता का टाइटल दिया, पर मुझे लगता है कि पंजाब माता छोटा है। उनका जो योगदान है ना, उसके लिए तो वो राष्ट्र माता है, वो भारत माता है। भगत सिंह को जन्म दिया, ये तो बात है ही। इनके अलावा भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वर्ष 1940 हाँ जी। भगत सिंह शहीद हो चुके, 1931 में उनके चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो चुके, और पहले चाचा अजीत सिंह जलावतन हैं 1909 से। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह फालिज हो रखा है, बिस्तर पे हैं, चल नहीं पाते। भगत सिंह के दो छोटे भाई कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह जेल में हैं। उस हालात में, अब देखो परिवार ने कितनी तकलीफें झेली हैं। उस हालात में वर्ष 1940 में लाहौर के मोरी गेट पे जलसा हो रहा है, और माँ विद्यावती हजारों की भीड़, और उनको एड्रेस करते हुए कहती है, अंग्रेजों को चुनौती देते हुए बताती है कि मेरे परिवार ये हुआ, तुमने मेरे बेटे को फांसी दी, तुम्हारी वजह से मेरा एक देवर शहीद हुआ, दूसरा, वो सारी बताती हैं। आज मेरे 2 शेर जेल में बंद हैं। ये सब करके अगर तुम्हें लगता है कि मेरी हिम्मत टूट जाएगी तो तुम गलत सोचते हो। मेरे 2 छोटे शेर और तैयार हैं। अच्छा जी। रणवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन 1940 में वो माँ उन 2 को भी इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने का संकल्प लिए बैठी हैं। बहुत बड़ी बात है, हैं? बहुत बड़ी बात है। अब ये सारी चीजों के बारे में ना, हाँ। यहाँ पर आने से पहले जो आपने हाँ। बातें बताई हैं, मेरे को हाँ। सच बताऊं तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी जी। वाइड लेवल पे, तो पता था। हाँ, हाँ। लेकिन कितनी बारीकी से आपने हाँ। पुराने उन पलों को हमारे साथ शेयर किया कि सुन जी। के लग रहा है कि बताओ जी, कैसा जीवन था, बिल्कुल। कैसी लाइफ, क्या स्ट्रगल, क्या बलिदान, जी जी। कितना बलिदान। ये देखें भाई साहब, ये जो यहाँ पे लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, पहली स्कर्मिश 1956 में यहाँ पे हुई। इस हुसैनी वाला हेडवर्क्स के कंट्रोल को लेके यहाँ पे कुछ रिपेयर, भारत सरकार के पास हेडवर्क्स था, इसकी रिपेयर करना चाहते थे, वो रिपेयर भी नहीं करने दे रहे थे क्योंकि इधर पाकिस्तान था। ये देखें, ये उसी बैटल ऑफ हुसैनी वाला 1956 को क्या हुआ था, उस रिपेयर को लेके यहाँ पे अशोक चक्र मिला लांस नायक सुंदर सिंह और सिपाही धनी राम को। अब यह है ना, युद्ध तो था नहीं, पीस टाइम में स्कर्मिश हुई, तो उसमें जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है पीस टाइम का, वो अशोक चक्र है, तो वो 2 को मिला। ये 1956 में हुआ। तो इसके पीछे जो मेन कारण था, हुसैनी वाला वाटर वर्क्स, या सतलुज का पानी, या सतलुज का पानी, उस पर रिपेयर जब कर रहे थे तो वो करने नहीं दे रहे थे। ये 1965 में फिर जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, ये उसमें आप देखेंगे गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल सिपाही शंकर भोंसले और सिपाही दागा निकम को। यहाँ पे 2nd मराठा लाइट इन्फेंट्री थी। ये बलिदानियों की लिस्ट है। 1956 में आप देखेंगे ये जो मैप, तो कहाँ किसकी पोजीशन कहाँ थी, हुसैनी वाला हेडवर्क्स कहाँ है, ये फिरोजपुर का रोड, तो इस मैप के ज़रिए हम समझ सकते हैं। वो दीपालपुर कैनाल जो मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये पाकिस्तान को जाती थी, अब इसमें हम पानी नहीं छोड़ते। ये हमारी कैनाल हैं 2, गंग कैनाल और एक ईस्टर्न कैनाल। ये 1965 की लड़ाई के टाइम की पोजीशन दे रखी हैं। 2nd मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन थी और उसकी 4 कंपनी, एक कंपनी फिरोजपुर की साइड थी, अल्फा कंपनी, ये ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी इधर थी। 15 पंजाब को फर्स्ट पटियाला बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, पटियाला जो मर्ज हुई तो वो पटियाला स्टेट की जो आपकी रियासत थी, पटियाला रियासत, उसकी जो फौज थी वो मर्ज हो गई ना फिर इंडियन आर्मी में। ये बाबा आला के समय से है। मैं वहाँ कहीं पढ़ रहा था मैं कि बाबा जिन्होंने आला पटियाला के की समय, स्थापना की थी। हाँ, वो तो पटियाला रियासत हुई। और जब पटियाला रियासत मर्ज हो गई भारत में, तो पटियाला की फौज भारत की फौज में मर्ज हुई। मतलब ये जो 15 पंजाब है, एक्चुअली में ये उसी समय से चलती है वहां से। हाँ जी, हाँ जी। 15 पंजाब तो बाद में कहा ना उसको, जब इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गई, समझ। अदरवाइज वो पटियाला स्टेट की फोर्स थी।
गैलेंट्री अवार्ड्स, हाँ जी, ये बैटल 1900 ऑफ असल उत्तर। असल उत्तर की लड़ाई, जहां अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता, और वो तो बड़ी लड़ाई थी जी, टैंक की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है वो तो, मतलब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। आपने इनके बारे में भी कुछ अलग से वीडियो बनाया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके contributions? हाँ जी हाँ जी, इनके ऊपर वीडियो मैंने किया है। वैसे मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अभी यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, हाँ, अगर कोई 2 साल के बाद आएगा तो बहुत कुछ यहाँ बदला होगा। उम्मीद करें हम, बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, लोग हजारों हजारों लाखों आए और प्रेरणा पाएं, वो जानकारी भी यहाँ पे मिले। ट्रू ट्रू। आपके साथ समाधि स्थल आके ना मैंने आज बहुत कुछ जाना। अकेले तो नहीं पता लगता, मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उतने अच्छे डिटेल में लिखी नहीं है, बट हाँ आप जी, जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हो तो मुझे तो वाकई ऐसा महसूस हुआ कि होता ना, जब यहाँ पर आप आए हो, ऐसी चीज़ें सुन रहे हो पूरी कथा के बारे में, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट होकर आप उस मोमेंट पे चले जाते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हुआ आज हम यहाँ पर आपके साथ आ सके। मेरे लिए तो जैसा मैंने पहले कहा, ये तीर्थों का तीर्थ है, बहाना चाहिए यहाँ मुझे आने का, और आपने चर्चा की तो आए। जानकारी यहाँ की शायद कुछ नई मिली होगी आप लोगों को, पहले भी मैंने इस पे वीडियो किए हैं। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।